Hello everyone. Here I am discussing December exam of St. John's High School. So let's start with question number 1. If A is equal to 2 and B is equal to 3, then find the value of A to the power A plus B to the power B whole to the power minus 1. तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हमें A और B की वैल्यूज दी हुई हैं. So let's put this values. A की जगह पुट किया 2 to the power 2 प्लस B की जगह पुट किया 3, so 3 to the power 3 whole to the power minus 1, right? This is equal to 2 square which is 4 plus 3 cube which is 27 की पावर minus 1. This is equal to 31 to the power minus 1 which means 1 upon 31. So the answer is 1 upon 31. Question number 2. Sum of rational number and an irrational number is always. तो एक rational number है और एक irrational number है. उनके sum के बारे में बात करनी है. तो सोच लेते हैं एक rational number से 2, एक irrational number से √3, right? इनका sum लग तो रहा है irrational number. ऐसे ही कोई और नंबर सोचा, रैशनल नंबर सोचा 5/3 एंड इरैशनल नंबर सोचा √7. इनका सम ये भी लग रहा है इरैशनल. तो क्या आंसर इरैशनल नंबर होगा? लग रहा है इरैशनल बट वी डू नॉट हैव एनी प्रूफ ऑफ दिस, राइट? सो लेट्स सी अ प्रूफ. इसका प्रूफ वी कैन डू बाय यूजिंग मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन. What does it mean? मान लो एक नंबर है p which is rational, right? And एक नंबर है q which is irrational. Let their sum is a rational number. Rational number होगा तो उसे लिख सकते हैं x upon y, right? अब Q यहां से क्या आ गया? x upon y minus p, right? तो x upon y रैशनल, p रैशनल, मतलब ये भी क्या होगा? एक रैशनल नंबर. बट Q क्या है? एक इरैशनल नंबर. तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक इरैशनल नंबर एक रैशनल नंबर के इक्वल हो? नहीं. मीन्स जो हमारी सपोजिशन थी इट वॉज रॉन्ग. दैट सम ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर कैन नेवर बी अ रैशनल नंबर. तो मतलब इन दोनों का सम क्या होगा? एक इरैशनल नंबर, राइट? सो सम ऑफ रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल नंबर. Question number 3. Find the value of k such that x square minus 2x plus k leaves a remainder 3 when divided by x plus 1. Right? So remainder की बात हुई है तो remainder theorem याद कर लेते हैं. What does it say? That when a polynomial p of x is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is p of a. राइट? सो यहाँ पर पॉलिनोमियल दिया हुआ है p of x which is x square minus 2x plus k and it is divided by x plus 1, राइट? तो यहाँ पर a क्या हो गया? a is माइनस. तो रिमाइंडर कितना होगा? p of -1 which is given to be 3. राइट? सो p of -1 is 3. मतलब x की जगह पुट करते हैं -1 और आंसर आना चाहिए 3. तो x की जगह पुट किया -1 का स्क्वायर -2 into -1 plus k is equal to 3. राइट? क्या आ गया ये? 1 plus 2 plus k is equal to 3 which means k is equal to 0. Right? So value of k is
0. Question number 4. Write the coordinates of a point whose ordinate is 6 and lies on y-axis. Right? So coordinates लिखने हैं, means x coordinate चाहिए and y coordinate चाहिए, जिसके लिए given है ordinate is 6, means y coordinate is 6. अब x coordinate सोचना, दिया हुआ है that the point lies on y-axis. अगर पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है मींस उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0. सो द कोऑर्डिनेट्स आर 0, 6. क्वेश्चन नंबर 5. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाय 48 डिग्री. फाइंड द एंगल्स. तो दो एंगल्स हैं एंड दे डिफर बाय 48 डिग्री. इसका क्या मतलब है कि एक एंगल अगर x है, दूसरा एंगल क्या होगा x प्लस 48. राइट क्यों? इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 48 डिग्री. राइट x प्लस 48 माइनस एक्स विच इज 48 एंड दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. राइट सो यहां से x निकाल लेते हैं, क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 180 minus 48, that is 132 degrees, and x turns out to be 66 degrees. Right? So one angle is 66 degrees and दूसरा क्या होगा x plus 48 means 66 plus 48, which means 114 degrees. So the angles are 66 degree and 114 degrees. Question number 6. If the angles of a triangle are in the ratio 3:7:10, show that the triangle is right angled. Right? तो प्रूव करना है कि ट्राइंगल राइट एंगल है. उसके लिए अगर हमें पता चल जाए कि एक एंगल 90 डिग्री है तो ट्राइंगल राइट एंगल प्रूव हो जाएगी. राइट? तो एंगल्स की रेशो दी हुई है, एंगल निकाल लेते हैं. रेशो इज 3:7:10. So let the angles are 3x, 7x and 10. Right? And इन एंगल्स का सम कितना होगा 180 डिग्री. Why? Because sum of angles of a triangle is 180 degree. Right? So यहाँ से क्या आया 20x is equal to 180 degree and x is equal to 9. Right? तो फर्स्ट एंगल आ गया 9 3s are 27 degrees. Second angle is 9 7s are 63 degree and third angle is 9 10s are means 90 degree. Since one angle is 90 degrees, therefore the triangle is right angled triangle. Question number 7. How many linear equations in x and y can be satisfied by x is equal to 2 and y is equal to 3? Right? So actually हमें find करना है that x is equal to 2 and y is equal to 3 कितनी linear equation के solutions. Right? So x is equal to 2 and y is equal to 3. It is actually a point in Cartesian plane. This is the x-axis, this is the y-axis, and 2, 3 यहाँ पर है. Right? अब ये कितने लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन है जितनी स्ट्रेट लाइंस इस पॉइंट से पास कर सकती हैं उन सभी का सोल्यूशन होगा. राइट? तो कितनी लाइंस पास कर सकती है इस पॉइंट से 1 2 3 4 5. इनफैक्ट कितनी लाइंस पास कर सकती हैं इनफाइनाइट. तो अगर इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास कर रही हैं तो मतलब infinite linear equations can be satisfied by x is equal to 2 and y is equal to 3. So the answer is infinite. Question number 8. In triangle ABC, if AB is equal to AC and angle B is equal to 70 degrees, find angle A. Right? So एक triangle है ABC. In which AB is equal to AC.
राइट, ये दोनों साइड इक्वल है, एंड एंगल B इज 70 डिग्रीज, फाइंड एंगल A, एंगल A हमें फाइंड करना, राइट। तो इस ट्रायंगल में ये एंगल 70 डिग्री और ये दोनों साइड्स इक्वल, तो बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा, ये भी 70 डिग्री। क्यों? एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो ये 70, ये 70, ये कितना होगा, इन तीनों का सम कितना है, क्वेश्चन मार्क प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, तो क्वेश्चन मार्क टर्न्स आउट टू बी 40 डिग्री, राइट। सो एंगल A is 40 degree. Question number 9. Two opposite angles of a parallelogram are 3x minus 2 degrees and 50 minus x degree. Right? Find x. तो ये opposite angles of parallelogram है, and opposite angles of parallelogram are equal. Means 3x minus 2 degrees is equal to 50 minus x degrees. Right? तो यहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या आ गया, 4x इज इक्वल टू 52 एंड x इज 13. So the value of x is 13. Question number 10. Find the area of triangle ABC in which AB is equal to BC is equal to 4 centimeter and angle B is equal to 90 degree. तो ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B is 90 डिग्री एंड AB is equal to BC is equal to 4 centimeter. Right? We need to find the area of triangle. Area of this triangle क्या होगा? Half into base, which is 4, into altitude, which is also 4. Right? So the area is 8 centimeter square. Question number 11. Find the volume of sphere whose radius is given by 2r. Right? So what is the volume of sphere? It is 4 by 3 into pi into r cube, means radius का cube. और यहाँ पे radius कितना है? 2r, मतलब 2r का cube. तो वॉल्यूम क्या आ गया, 4 by 3 pi into 8r cube, which means it is equal to 32 by 3 pi r cube cubic units. Question number 12. Find the number of cubes of side 3 centimeter that can be cut from a wooden cuboid with dimensions 12 centimeter into 12 centimeter into 9 centimeter. So एक क्यूबॉइड था जिसको कट करके क्यूब्स बनाने हैं ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर, राइट। सो लेट n क्यूब्स बन रहे हैं, राइट। अब जब इसको कट करके क्यूब्स बनाए, ठीक है, तो एक चीज सेम रहेगी, दैट इज वॉल्यूम। मीन्स वॉल्यूम ऑफ cuboid will be equal to volume of n cubes, right? So volume of cuboid क्या होगी, length into breadth into height, which is 12 into 12 into 9. This is equal to volume of n cubes. एक क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी, साइड क्यूब, मीन्स 3 क्यूब, 3 into 3 into 3, एंड n की कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय n. अब यहां से n की वैल्यू निकाल ले, क्या आएगी, 12 into 4, that is 48. So number of cubes are 48. Question number 13. In a survey of 364 children aged between 19 to 36 months, it was found that 91 like to eat potato chips. If a child is selected at random, then find the probability that he or she does not like to eat potato chips. Right? So एक सर्वे हुआ 364 चिल्ड्रन पे,
उनमें से 91 likes to eat potato chips, right? We need to find the probability that he or she does not like potato chips, right? So probability of an event निकालनी है, and probability of an event is number of trials in which the event happened upon total number of trials, right? So total number of trials कितने होंगे? जितने चिल्ड्रन पे सर्वे किया है, दैट इज 364. अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, मतलब कितने ऐसे चिल्ड्रन हैं दोज हु नॉट लाइक पोटैटो चिप्स, जिन्हें पोटैटो चिप्स नहीं पसंद, कितने होंगे भाई? 91 को पसंद है, तो नापसंद कितने को होंगे? 364 माइनस 91, दैट इज 273. So number of trials in which the event happened is 273. So the probability of the event is 273 upon 364. Question number 14. Find the class mark of the class interval 90 to 120. So class mark क्या होता है? Upper limit plus lower limit upon 2. अब यहाँ पे upper limit is 120 plus lower limit is 90 divided by 2, right? तो कितना आ गया ये? 210 upon 2, which means this is 105. So the answer is 105. Question number 15. The range of the distribution is. इस डेटा की रेंज निकालनी है, एंड रेंज क्या होती है? हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन. तो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन कितनी है यहाँ पर? 68. So 68 minus lowest observation is 8. So 68 minus 8, that is 60. So the range is 60. Question number 16. The probability of an event lies between dash and dash. So probability of an event के numbers के बीच में lie करती है 0 and 1. So 0 and 1 are the answers. Question number 17. This is a case study based question. So this information is given to us and we have to answer the question, right? So the first question is, which of the following is a rational number? Rational number ढूंढना है, तो सबसे पहले √5. √5 पता है कहाँ आएगा? Irrational numbers में, right? So ये नहीं हो सकता. Pi, again it is an irrational number. तो ये भी नहीं हो सकता. 0.101, 001, 0001, 00001 and so on. अब this number is non-terminating and non-repeating. Therefore ये भी क्या हो जाएगा? एक irrational number, right? Next 0.853, 853, 853 and so on. अब ये नंबर कैसा है? Non-terminating तो है, चलता ही जा रहा है, but repeating. So this is a rational number. So the correct answer is option 4. Next question. The product of any two irrational numbers is. तो irrational number के product की बात करनी है, तो एक नंबर ले लिया √2, which is irrational, and another number is also √2. ठीक है, इनका प्रोडक्ट किया, क्या आया? √2 into √2, that is 2, which is a rational number, right? अब फर्स्ट नंबर √2, सेकेंड लिया √3, इनका प्रोडक्ट क्या आया? √6, which is irrational. So product is sometimes rational and sometimes irrational. So the correct answer is option 4. Next question. √10 into √15 is equal to. तो प्रोडक्ट करते हैं. √10 into √15 means 10 into 15 under the root, right? तो इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा? 10 को लिखा 2 into 5 and 15 को लिखा 3 into 5. So which is 5√6. So answer is 5√6 means the correct option is option 2.
Next question, the decimal representation of 8/27 is. अब 8/27 is a rational number, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन हमें पहले ही पता कैसी होगी, either terminating और non terminating repeating, right? So आंसर या तो सेकेंड होगा या फिर थर्ड, राइट? सो एक्चुअली में जब 8/27 को आप डेसिमल फॉर्म में लिखो, द आंसर टर्न्स आउट टू बी 0.296296 and so on, which is non-terminating but repeating. So the correct answer is option 2. Next question, 1/√9 minus √8 is equal to. तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन के लिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √9 प्लस √8, राइट? तो क्या आ गया, √9 प्लस √8 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या आएगा, a माइनस बी इंटू a प्लस बी मीन्स a स्क्वायर, मतलब √9 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस b स्क्वायर मीन्स √8 का स्क्वायर दैट इज 8. तो डिनोमिनेटर तो बन गया 1. सो इट इज एक्चुअली √9 प्लस √8, और सिंप्लीफाई करना है, √9 इज 3 प्लस √8 इज 2√2. So the correct answer is option 4. Question number 18. So a graph is given to us, y is equal to 6x, right? So we have to answer the question. The linear equation y is equal to 6x has how many solutions, right? So इस linear equation के कितने solutions होंगे, जितने पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई करेंगे, राइट? अब इस ग्राफ पे कितने पॉइंट्स हैं, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है. इनफैक्ट कितने पॉइंट्स इस ग्राफ पे लाई कर रहे हैं, इनफाइनाइट. सो द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी पॉइंट ऑन द लाइन y is equal to x is of the form. तो देखते हैं किस फॉर्म का होगा. से x a है, राइट? तो y भी कितना होगा, y is also a. So the point is of the form a comma a. So the correct answer is option 1. Next question, if we multiply or divide both the sides of a linear equation with a non-zero number, then the solution of linear equation changes or remains the same, or changes in case of multiplication only, changes in case of division only. We have to decide. अब एक linear equation है in two variables ax plus by plus c is equal to 0. इसको मल्टीप्लाई कर दिया विद अ नॉन जीरो नंबर, से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट? तो क्या इसके सॉल्यूशंस में कोई चेंज होगा? भाई एक्चुअली तो ये इक्वेशन में ही कोई चेंज नहीं हुआ, तो सॉल्यूशन में कैसे चेंज होगा? अगर डिवाइड करें 1/3 से डिवाइड, तो भी जब इक्वेशन ही चेंज नहीं हुई तो सॉल्यूशंस में कोई चेंज नहीं होगा. तो solution remains the same, means the correct answer is option 2. Next question, if 2, 0 is a solution of linear equation 2x plus 3y is equal to k, then the value of k is. तो अगर 2, 0 इस इक्वेशन का सोल्यूशन है तो इसे सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करा देते हैं. x की जगह पुट किया 2 प्लस y की जगह पुट किया 0, दिस इज इक्वल टू k. So this is 4 plus 0 is equal to k, so k is 4. So the correct answer is option 1. Next question, the equation of x-axis is of the form. अब x-axis पे क्या होता है, y coordinate is always 0. So the equation is of the form y is equal to 0, means
Option second is the correct answer. Question number 19. A soft drink is available in two packs. First is a tin can with rectangular base of length 5 cm, width 4 cm, having a height of 15 cm, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. So the soft drink is available in two packs. First is rectangular base है जिसका means एक cuboidal shaped can है. This is the first packing जिसकी length 5 cm, width 4 cm and height is 15 cm. Right? Second है cylindrical shape में ऐसा प्लास्टिक का बॉक्स जिसकी हाइट है 10 and diameter is 7, means radius is 7/2. Right? So first question is, what is the lateral surface area of the rectangular box? Rectangular box का lateral surface area निकालना है. तो rectangular box means cuboid का lateral surface area क्या होता है? 2 into height into length plus breadth. Right? So this is equal to twice of height कितनी है? 15 cm and length plus breadth means 5 plus 4 means 9. Right? So this is actually 270 centimeters square. Right? So the correct answer is option 2. Next question. The total surface area of plastic cylinder is given by the formula. तो जो प्लास्टिक सिलेंडर है उसका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दैट इज 2 pi RH प्लस बेस का एरिया एंड टॉप का एरिया एंड द बेस इज सर्कुलर मींस pi r square बेस का एरिया एंड टॉप का भी pi r square which is 2 pi RH plus 2 pi r square. 2 pi r दोनों में से कॉमन आ रहा है, so 2 pi r into यहाँ से बचा h plus यहाँ से बचा r. So the correct answer is option 3. Next question is, capacity of rectangular can is. तो rectangular can की capacity क्या होगी? Length into breadth into height. Length is 5, breadth is 4 and height is 50. Right? So this is 300. अब capacity है तो centimeter cube. Right? So the correct answer is centimeter cube वाला 300 दो options में. Right? So the correct answer is option 3. Next question is, volume of cylindrical pack is given by. तो इस cylindrical pack की volume निकालनी है. तो क्या होती है? Volume of cylinder is pi into radius square. Radius is 7/2. So radius का square means 7/2 into 7/2 into height which is 10 centimeter. So calculate करा which is 385 centimeter cube. Right? So the volume of cylindrical pack is 385 centimeter cube, means the correct answer is option 4. Next question, which container has greater capacity and by how much? तो किसकी greater capacity है? Rectangular box की कि cylindrical की? दिख रहा है भाई, इसकी 300 इसकी 385, तो cylindrical pack की capacity ज्यादा है and कितनी? 385 minus 300 means 85 centimeter cube से cylindrical pack की capacity ज्यादा है. Means the correct answer is option 3. Question number 20.
Over the past 200 working days, the number of defective parts produced by the machine is given in the following table. Means 0 defective parts 50 days प्रोड्यूस किए, ठीक है. 1 डिफेक्टिव पार्ट 32 डेज प्रोड्यूस किया. ऐसे ही 13 डिफेक्टिव पार्ट 2 डेज प्रोड्यूस किया. राइट. We have to answer this question. The first one is the probability that tomorrow's output will have no defective part. So we need to find the probability of getting no defective part. वो कितनी होगी? Number of trials in which the event happened upon total number of trials, right? So total number of trials जितने दिन observation की है means 200. And number of trials in which the event happened means कितने दिन no defective part मिला है. 0 defective part कितने दिन मिला है? 50. So number of trials in which the event happened is 50. So this is actually 1/4, which means 0.25. So the correct answer is option 1. Next question. The probability that tomorrow's output will have at least 1 defective part means we have to find the probability of getting at least 1 defective part. At least 1 defective मतलब कम से कम एक डिफेक्टिव मीन्स एक डिफेक्टिव हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, इनफैक्ट एक से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं. राइट. तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 200 एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड मीन्स एट लीस्ट 1 डिफेक्टिव पार्ट. कितने दिन मिला है भाई? टोटल डेज से 200, जिसमें से 50 है, तो ये सब कितने होंगे? 150. Right, so this is actually 3/4, which means 0.75. So the correct answer is option 2. Next question is the probability that tomorrow's output will have not more than 5 defective parts means we have to find the probability of getting not more than 5 defective parts, which is equal to number of trials in which the event happened upon total number of trials. Total number of trials तो हमें पता ही है 200. Number of trials in which the event happened means जिस दिन not more than 5 defective parts मिले. Not more than 5 means 5 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, मीन्स 5 हो सकते हैं या 5 से कम हो सकते हैं. राइट. तो वो कितने दिन मिले हैं? 50 प्लस 32 प्लस 22 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 12 एंड इनकी एडिशन की तो हमारे पास आ गया 146/200 मीन्स 73/200. Sorry, 73/100, which means 0.73. So the correct answer is option 2. Next question. The probability that tomorrow's output will have more than 13 defective parts. So probability of getting more than 13 defective parts किसके इक्वल होगी? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स. टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमें पता है 200. अब नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड मतलब कितने दिन मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स मिले हैं? एक भी दिन नहीं मिले. राइट. 200 में से तो एक भी दिन मोर देन 13 डिफेक्टिव पार्ट्स नहीं मिले. तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड इज 0. So the probability is 0. So correct answer is option 4. Next question. If the probability of an event is 0, the event is called. तो
जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. Question number 21. Express 23.434343 and so on in the form P upon Q where P and Q are integers and Q not equal to 0. Right? So इस number को, say this number is x is equal to 23.434343 and so on. इसे P by Q फॉर्म में लिखना है. तो कैसे लिखें? अगर ये नंबर होता 23.43 तो इसे P by Q फॉर्म में लिख लेते हैं 2343 upon 100. राइट? अगर ये नंबर होता 23.434 तो भी इसे P by Q फॉर्म में लिख लेते 23434 upon 1000. मतलब इसे P by Q फॉर्म में लिखने के लिए प्रॉब्लम कहाँ है? जो ये नंबर चलता ही जा रहा है, इट्स नॉट एंडिंग. राइट? तो क्या करें? What I do, I multiply this number by 100. तो 100x is equal to 2343.434343 and so on. Right? अब अगर इस नंबर को इसमें से माइनस कर दें तो डेसिमल के बाद वाला पोर्शन हट जाएगा. तो I subtract this number from this. What I get? 99x is equal to 2320. राइट? तो यहां से x आ गया 2320 upon 99. This is in the form P upon Q where P and Q both are integers and Q not equal to 0. So this is the form P upon Q. Question number 22. Factorize 32x to the power 4 minus 2y to the power 4. अब इसे फैक्टराइज करना है और दिख रहा है यहाँ x to the power 4 और यहाँ y to the power 4. अगर ये नंबर भी किसी नंबर की फोर्थ पावर बन जाए तो हम इसे इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं. और अब 32 किसी की फोर्थ पावर नहीं है, ना ही 2 किसी की फोर्थ पावर है. तो हम क्या करते हैं? 2 इसमें से कॉमन ले लेते हैं. 2 कॉमन लिया, क्या आ गया? 16x to the power 4 minus y to the power 4. राइट? अब 16 2 की पावर 4 इज 16. Therefore इसे लिखा 2x की पावर 4 माइनस y to the power 4. राइट? अब क्या करें? आइडेंटिटी हमें पता है स्क्वायर की, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसे लिख लेते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का स्क्वायर. राइट? दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो इसे क्या लिखते हैं? a प्लस b एंड a माइनस b. अगेन ये आगे फैक्टराइज नहीं हो रहा पर ये हो रहा है. राइट? दिस इज ऑल्सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो अगेन फैक्टराइजेशन की, दिस बिकम्स 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इसे लिखा a प्लस b मीन्स 2x प्लस y एंड a माइनस b मीन्स 2x माइनस y. So this is the factorization. Question number 23. If a plus b plus c is equal to 15 and ab plus bc plus ca is equal to 60, then find the value of a square plus b square plus c square. Right? तो अब a plus b plus c, ab bc ca, a square plus b square plus c square, ये किसी आइडेंटिटी की याद दिला रहे हैं. कौन सी आइडेंटिटी होती है? a plus b plus c का होल स्क्वायर. राइट? दिस इज इक्वल टू a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. इस आइडेंटिटी में ये सारे एक्सप्रेशंस आ रहे हैं. राइट? हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की. तो जो वैल्यूज हमें पता है वो पुट कर देते हैं. a प्लस b प्लस c कितना है? 15 मीन्स 15 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हमें फाइंड करना है प्लस
AB प्लस BC प्लस CA की वैल्यू पता है तो 2 कॉमन ले लिया. AB प्लस BC प्लस CA इज 60. अब यहां से 15 स्क्वायर इज 225 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 120. तो यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना आ गया? 225 माइनस 120. तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इज 105. So 105 is our answer. Question number 24. In the adjoining figure, show that AB is parallel to CD. हमें AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है, राइट? तो उसके लिए हम क्या करें? अगर हम X और Y को इक्वल प्रूव कर दें तो ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट? अगर X और Y इक्वल हो गए मतलब AB इज पैरेलल टू CD. तो X निकाल लेते हैं एंड Y निकाल लेते हैं. X बोलो कितना होगा? X and 50 are forming a linear pair. So X is 180 minus 50 degree, right? तो X कितना आ गया? 130 degree. And Y is vertically opposite to this angle. So Y is also 130 degree. Right? Since X is equal to Y, therefore AB is parallel to CD. Question number 25. Construct an angle of 15 degree. So we have to construct an angle of 15 degree. अब 15 डिग्री के एंगल तक कैसे पहुंचे? देखो, हमें सबसे इजीली बनाना आता है 60 डिग्री का एंगल, राइट? तो 60 से 15 पे कैसे पहुंचे? 60 का एंगल बाइसेक्टर मींस उसका हाफ कितना होगा? 30 डिग्री. एंड 30 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर मींस 30 का भी हाफ कितना होगा? 15 डिग्री. तो सबसे पहले हम 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, फिर उसका एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री का एंगल मिल जाएगा, फिर उसका भी एंगल बाइसेक्टर 15 डिग्री का एंगल मिलेगा, राइट? तो सबसे पहले 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं. उसके लिए एक रे ड्रॉ करी से OA, राइट? तो 60 डिग्री के एंगल के लिए यहाँ पे प्रकार रखी, आर्क लगाई, राइट? उतनी ही खुली रख के एक और आर्क लगा दी. So this is an angle of 60 degrees. Right? अब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर कैसे बनाएंगे? यहाँ पे कंपास रखी, आधी से ज्यादा खोली, एक आर्क लगा दी, फिर उतनी ही खुली रखी, यहाँ पे कंपास रखी, एक आर्क लगा दी. ये जो एंगल आया, एंगल COA इज 30 डिग्री. दिस एंगल इज 30 डिग्री. अब 15 मींस इसका भी एंगल बाइसेक्टर. अगेन यहाँ पे कंपास रखी, आधी से ज्यादा खोली, एक आर्क लगा दी, अगेन यहाँ पे रखी, उतनी खुली रखी, एक और आर्क लगा दी. So this angle DOA is 15 degrees. So this is the construction of an angle 15 degree. Question number 26. AB is a line segment and line L is its perpendicular bisector. If a point P lies on L, show that P is equidistant from A and B. Right? So we are given a line segment AB. AB एक लाइन सेगमेंट है एंड लाइन L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर.
एक लाइन L है जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, this is line L and it is the perpendicular bisector of AB, means this distance is equal to this distance and this angle is 90 degree. If a point P lies on L, लाइन L पर एक पॉइंट P है, तो यहाँ पर this is P. Show that P is equidistant from A and B. We need to prove that distance PA and distance PB, means PA and PB are equal, right? So to prove is PA is equal to PB. अब कैसे करें प्रूफ? PA आ रहा है इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल PAM, एंड PB आ रहा है इन ट्राइंगल PBM. अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो PA इज इक्वल टू PB हो जाएगा. तो अब करें इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव. कैसे होगा? देखो, AM इज इक्वल टू MB तो है ही है. Why? Since L is perpendicular bisector of AB, right? And these angles are 90 degree. So this is angle 1 and this is angle 2. Angle 1 is equal to angle 2 since L is the perpendicular bisector of AB and PM is common side. Right? So the triangles are congruent by side angle side criteria. So by side angle side congruency rule, triangle PMA is congruent to, अब PMA किसके congruent होगी? PM PM के equal and MA MB के equal, means triangle PMB. हमें क्या प्रूव करना था? PA is equal to PB. अब यहाँ से PA and PB equal है because corresponding parts of congruent triangles. Therefore, PA is equal to PB by CPCT. Right? This means P is equidistant from A and B. Question number 27. If both x plus 1 and x minus 1 are the factors of the polynomial ax cube plus x square minus 2x plus b, then find the values of a and b. Right? So, x plus 1 and x minus 1 इसके फैक्टर्स हैं और हमें a और b की वैल्यूज निकालनी है. अब फैक्टर्स की बात हुई है तो सबसे पहले ध्यान में आती है फैक्टर थ्योरम. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है? दैट इफ x minus a is a factor of polynomial p of x, then p of a is equal to 0. ठीक है, तो यहाँ पे फैक्टर 0 है, x plus 1 and x minus 1, और पॉलिनोमियल p of x दिया हुआ है ax क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस b. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? p of a मीन्स p of minus 1 is equal to 0 and p of 1 is equal to 0. ठीक है, तो p of minus 1 is equal to 0 का यूज करते हैं. x की जगह पुट किया -1, क्या आया? माइनस a प्लस 1 प्लस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0. मतलब a माइनस b इज इक्वल टू 3. ठीक है, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? x की जगह पुट किया 1, क्या आया? a प्लस 1 माइनस 2 प्लस b इज इक्वल टू 0. मतलब a प्लस b इज इक्वल टू 1.
ठीक है, ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। 3 प्लस बी यहाँ पे पुट कर दी, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 1, मीन्स b इज इक्वल टू -1। तो अगर b -1 है तो a कितना आ गया, 2। सो द वैल्यू ऑफ a एंड b आर 2 एंड -1। Question number 28. In which quadrant or on which axis do each of these points lie? Right? So points दिए हुए हैं, हमें quadrant और axis decide करना है। So first point is -3,5. यहाँ पे x coordinate negative and y coordinate positive. मतलब ये कौन से quadrant में होगा? Second quadrant. So this lies in second quadrant. 4, -1. X coordinate positive, y coordinate negative, means कौन सा quadrant? Fourth. Right? 2, 0. अब y coordinate क्या हो गया? 0, means ये कहाँ लाई कर रहा है? X axis. Next 2, 2. X coordinate भी positive, y coordinate भी positive. कौन सा quadrant? First quadrant. -3, -6. X coordinate भी negative, y coordinate भी negative, means third quadrant. 0, 5. X coordinate is 0, means the point is lying on y axis. So this was the question. Question number 29. Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC. Side BA is produced to D such that AD is equal to AB. Show that angle BCD is a right angle. Right? So we need to prove that angle BCD is equal to 90 degree, and it is given that AB, AC and AD are equal. ठीक है, तो साइड इक्वल गिवन है, उससे हमें एंगल पे पहुंचना है। तो कैसे पहुंचे? अगर AB and AC are equal, means इनके opposite angles are also equal, right? Angles opposite to equal sides of triangle are equal. So these two angles are equal, means if this is x, this is also x. Similarly, AC is equal to AD, means this angle and this angle are also equal, means if this is y, this is also y. Okay, this is given to us. Now अगर BCD इस बड़ी वाली ट्राइंगल में देखें, x और y तो यहाँ पे आ रहे हैं और हमें x प्लस वाई को 90 डिग्री प्रूव करना है, तो बड़ी वाली ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएं, क्या आ जाएगा? x प्लस वाई प्लस वाई, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां से क्या आ गया? 2x plus 2y is equal to 180 degree, means x plus y is equal to 90 degree. मतलब x plus y, that is angle BCD is equal to 90 degree. Hence, angle BCD is a right angle. Question number 30. ABCD is a rectangle and PQR and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. Prove that PQRS is a rhombus in a rectangle ABCD. एक रेक्टेंगल बनाई ABCD, this is A, B, C and D. P, Q, R and S are the midpoints of AB. AB का midpoint P, BC का midpoint Q
CD का मिड पॉइंट R एंड DA का मिड पॉइंट S. These are the midpoints of AB, BC, CD and DA. Prove that PQRS is a rhombus. इसको हमें rhombus prove करना है. So our motive is to prove PQRS is a rhombus. Right? अब PQRS rhombus कैसे prove होगी? Rhombus is a parallelogram with adjacent sides equal. Right? तो हमें prove करना पड़ेगा PQRS एक parallelogram है and adjacent sides means SP and PQ, RQ and RS are equal. ठीक है, उसके लिए given का यूज करते हैं. Given is the midpoint of the sides, right? And midpoint से क्या याद आता है? Midpoint theorem. ठीक है, तो किसी तरह से अगर यहाँ midpoint theorem अप्लाई हो जाए तो हम उसका यूज कर सकते हैं. अब midpoint theorem तो लगती है एक ट्राइंगल में. अब यहाँ पे तो कोई ट्राइंगल है नहीं. ठीक है, हमें ट्राइंगल चाहिए जिसकी साइड्स के मिड पॉइंट हो P एंड Q. मतलब हमें ट्राइंगल चाहिए ABC. So what I do, I join AC. ठीक है, now ABC is a triangle and P and Q are midpoints of AB and BC. Right? So proof is in triangle ABC, P and Q are midpoints of AB and BC. Therefore, midpoint theorem क्या कहती है? That line joining these two midpoints means PQ is parallel to AC. Right? Therefore, PQ is parallel to AC and PQ is equal to half of AC. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब P और Q का यूज तो हो गया. S और R भी तो मिड पॉइंट्स है और ये भी तो DAC ट्राइंगल बन रही है जिसकी दो साइड्स के मिड पॉइंट है S एंड R. तो इस ट्राइंगल में भी मिड पॉइंट थ्योरम लगेगी. तो इन ट्राइंगल DAC सिमिलर लाइंस पे SR is parallel to AC and SR is equal to half of. ठीक है, मतलब अब ये लाइन भी इसके पास. अब ये लाइन भी इसके पैरेलल, ये लाइन भी इसके पैरेलल, मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल. दिस इंप्लाइज PQ is parallel to SR, right? And PQ भी AC की हाफ है, SR भी AC की हाफ है, means PQ is equal to SR. अब quadrilateral की opposite sides, one pair of opposite sides are parallel as well as equal, means PQRS is a parallelogram. अब PQRS एक पैरेललोग्राम तो हो गई. हमें प्रूफ करना है कि ये रोम्बस है. अब रोम्बस कैसे प्रूफ करें? उसके लिए तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा दैट PQ is equal to SP, है ना, एंड SR is equal to RQ. अब वो कैसे करें? देखो, अभी तक एक चीज का हमने यूज नहीं किया, दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होते हैं.
राइट। अब डायगोनल्स इक्वल का कैसे यूज करें, वो पी क्यू और एस पी से कैसे लिंक होंगे? भाई देखो, पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी है। सिमिलरली एस पी मिड पॉइंट है। इस वाले ट्राइंगल में अगर देखें तो एस पी इज ऑल्सो हाफ ऑफ बी डी, है ना, एंड ए सी एंड बी डी इक्वल है, therefore PQ is equal to SP. Similarly, QR is also equal to SR. Therefore, PQRS is a parallelogram having adjacent sides equal. Hence, PQRS is a rhombus. Question number 31. Construct a triangle PQR in which QR is 7 centimeter, angle Q is 75 degrees and PQ plus PR is 13 centimeter. Right? So we have to construct a triangle PQR, जिसके लिए QR, angle Q, PQ plus PR given है। तो सबसे पहले QR बनाते हैं। QR is given to be 7 centimeter. राइट, एंगल Q इज 75 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल बनाया 75 डिग्रीज का, दिस इज 75 डिग्री, एंड PQ प्लस PR इज 13 सेंटीमीटर। अब PQ और ट्राइंगल के लिए अगर हमें PQ दिया होता, PQ लेंथ हमारे पास होती तो हम PQ आर्क लगाते और ट्राइंगल बन जाती, पर अब हमें PQ नहीं दिया होगा। We are given that PQ plus PR is 13 सेंटीमीटर, तो PQ plus PR की लेंथ की आर्क लगाते हैं, से 13 सेंटीमीटर यहाँ पे कट कर रहा है, दिस इज 13 सेंटीमीटर एंड दिस पॉइंट इज D। अब हमें P ढूंढना है, P यहाँ पे कहीं लाई करेगा, से यहाँ पे लाई कर रहा है P, तो ये लेंथ PQ और ये लेंथ PR, this is PR, ठीक है, this is PR and this is also PR, ये भी PR and ये भी PR, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है which is equidistant from D and R। अब ऐसा पॉइंट कहाँ मिलेगा? DR के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्योंकि DR का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पे हर एक पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम D एंड R, पर हमें पॉइंट कहां पे चाहिए? QD पे, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां QD को कट करेगा दैट पॉइंट विल बी P, राइट। तो P मिल जाएगा तो ट्राइंगल PQR भी मिल जाएगी। अब करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले QR बनाई, QR is 7 centimeter with the help of scale. Now we have to construct an angle of 75 degree. तो 75 डिग्री का एंगल कैसे बनता है? पहले बनाया 60 डिग्री, then 120 डिग्री, then 90 डिग्री, एंड फिर 60 एंड 90 के बीच में इस एंगल का बाइसेक्टर इज 75 डिग्री, राइट। सो दिस इज 75 डिग्री। अब 13 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, 7 के डबल से थोड़ी सी कम, तो यहाँ पे कहीं आ रही है, so this point is D, join DR। अब बनाना है DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना आता है, R पे कंपास रखी, आधी से ज्यादा खोली, एक आर्क लगा दी, अगेन उतनी ही खुली रखी, D पे कंपास रखी, आर्क लगा दी,
जहां पे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर QD को कट करेगा, दैट पॉइंट विल बी P, राइट? सो PQ, PR. You can check that PQ and PR. This length will be 13 centimeters. So PQR is the required triangle. Question number 32. Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. तो ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो दी हुई है, पेरीमीटर दी हुई है और उनकी हेल्प से हमें एरिया फाइंड करना है। तो एरिया आ जाएगा अगर हमें साइड्स पता चल जाए, ठीक है, पर साइड्स नहीं पता, उनकी रेशियो पता है और साथ में पेरीमीटर पता है, तो उनकी हेल्प से साइड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट द साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x, राइट? तो पेरीमीटर क्या होगा? 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। तो यहां से क्या आ गया? 54x इज इक्वल टू 540 मीन्स x इज इक्वल टू 10। अब x अगर 10 आया तो साइड्स क्या आएंगी? 12 इंटू 10 मीन्स 120 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर एंड 250 centimeters, right? So these are the sides of triangle. अब we need to find area and sides की help से area कैसे आता है? Using Heron's formula. So Heron's formula says area is equal to positive square root of semi perimeter. Semi perimeter कितना है? Perimeter का half means 540 upon 2, that is 270. into S minus A, मतलब सेमी पेरीमीटर माइनस फर्स्ट साइड, 270 माइनस 120 मीन्स 270 में से 120 माइनस किया, कितना आ गया? 150. 270 माइनस 170 मीन्स 100 एंड 270 माइनस 250 मीन्स 20. अब ये कैसे कैलकुलेट करें? पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, स्क्वायर रूट है उसकी थोड़ी हेल्प लेते हैं। 270 को लिखा 9 इंटू 3 इंटू 10, राइट? 9 3 27 इंटू 10। अब यही क्यों लिखा? क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। इंटू 150 को क्या लिखें? 5 इंटू 3 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि कोई परफेक्ट स्क्वायर तो आ नहीं रहा था। 100 तो पहले से ही परफेक्ट स्क्वायर है और 20 को लिखा 4 इंटू 5, ठीक है, अंडर द रूट। अब 9 परफेक्ट स्क्वायर है, बाहर आया रूट से तो 3 और 100 10 और 10 दो बार है तो एक बार 10, 3 भी दो बार है तो एक बार, 5 दो बार है तो एक बार एंड 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो 2, राइट? सो ये कितना आ गया? 3 इंटू 3 9 10 10 एंड दिस इज ऑल्सो 10. So the area is 9000 centimeter square. Question number 33. The length of 40 leaves of a plant are measured correct to 1 millimeter and the data obtained is represented in the following table. Draw a histogram to represent the above data choosing an appropriate scale on both the axes. Right? So the data is given to us and we have to represent this data with the help of histogram. ठीक है? तो इस डेटा के लिए हिस्टोग्राम बनाना है, तो सबसे पहली चीज क्या देखेंगे? दैट क्लास इंटरवल्स शुड बी कंटिन्यूअस, पर यहाँ पे क्लास इंटरवल्स कंटिन्यूअस नहीं है। तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल्स भी कंटिन्यूअस बनाते हैं। कैसे कंटिन्यूअस बनाएं? यहाँ पे 126, यहाँ पे 127,
दोनों जगह सेम नंबर होना चाहिए। तो क्या करें, यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं, यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ऐड करें, 0.5 ऐड कर देते हैं, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस इज 1, तो 1/2 इधर ऐड और इधर से सब्ट्रैक्ट, मींस अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट। तो करते हैं, यहाँ से माइनस किया 0.5, क्या आ गया 117.5 टू 126.5, यहाँ पे ऐड कर दिया। अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा 126.5 टू 135.5, ऐसे ही 135.5 टू 144.5, राइट। सो नाउ द क्लास इंटरवल्स आर कंटिन्यूस। तो अब हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले बनाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस पे आई विल रिप्रेजेंट लेंथ इन मिलीमीटर, राइट। अब लेंथ शुरू हो रही है 117.5 से और यहां पर होता है 0। तो व्हाट आई डू, आई ड्रॉ ए किंक, एक्सिस को कंप्रेस कर दिया है और हम स्टार्ट कर रहे हैं 117.5 से। ठीक है, अब नेक्स्ट इज 126.5, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5, 171.5 and 180.5। ठीक है, तो एक्स एक्सिस का स्केल तो डिसाइड हो गया। नाउ वाई एक्सिस पे नंबर्स आर 3, 5, 9, 12, 5, 4, 2। तो लोएस्ट है 2, हाईएस्ट है 12 और नाइस नंबर्स है, तो 2 का गैप ले लेते हैं। हेयर इज 2, 4, 6, 8, 10, 12, right? These are the number of leaves। ठीक है, तो हमने स्केल चूज कर लिया, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा दैट एक्स एक्सिस पे लेंथ ली है एंड वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ लीव्स लिए हैं, जिसमें 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ लीव्स। ठीक है, तो अब बार्स बनाते हैं। 117.5 से 126.5 के बीच में 3, यहाँ पे 3 मीन्स 2 और 4 के बीच में, यहाँ पे। So this is 3। नेक्स्ट 126.5 टू 135.5 के बीच में 5 मीन्स 4 और 6 के बीच में 5। दिस इज 5। नेक्स्ट इंटरवल में 9 मीन्स 8 और 10 के बीच में। नेक्स्ट 12 यहाँ पर है। नेक्स्ट 5, 4, and 2। Right? So this is the histogram.
Question number 34. If the work done by a body on the application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units, 0 units, right? So we have to express some data in the form of an equation in two variables, right? And what are the variables? The work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body. So the two variables are work done and distance traveled, right? तो इनके बीच में एक रिलेशन दिया हुआ है जिससे हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स लिखनी है, राइट? तो लेट वेरिएबल्स मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल्ड is x and work done is y. ठीक है, टू वेरिएबल्स आ गए. एंड व्हाट इज द रिलेशन? दैट वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मीन y is directly proportional to x. ठीक है, इसका क्या मतलब है? y is equal to kx where k is the constant of proportionality. ठीक है, so this is the linear equation in two variables. तो आधा काम हमारा हो गया. Now we have to draw the graph of the same. इसका ग्राफ बनाना है by taking constant force as 5 units. मतलब k की जगह पुट कर दिया 5, तो y is equal to 5x. इस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है. अब ग्राफ बनाने के लिए कार्टेशियन प्लेन मैंने पहले से बनाया हुआ. कैसे बनाएंगे ग्राफ? सबसे पहले टेबल बनाई x और y. ठीक है, x को लिया 1 तो y आ गया 5, x को लिया -1 तो y आ गया -5. तो इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से ग्राफ बना लेते हैं. x1 तो y 5, ये पॉइंट आ गया. x -1 तो y -5, ये पॉइंट आ गया. तो इनको ज्वाइन किया. Right, so this is the graph of y is equal to 5x. Now the next part is also read from the graph. ग्राफ से पढ़ना है work done when distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो अब x axis पे क्या है? डिस्टेंस. एंड y एक्सिस पे है वर्क डन, राइट? तो वर्क डन हमें फाइंड करना है व्हेन डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 2 यूनिट्स. मतलब जब x एक्सिस पे चले 2 यूनिट्स, तो y एक्सिस पे देख लेते हैं क्या पॉइंट आ रहा है. ग्राफ पे चले, यहां पे आ रहा है एंड दिस इज 10 units. So when the distance traveled is 2 units, the work done is 10 units. Right? When the distance traveled is 0 units, this is 0. तो जब कोई डिस्टेंस नहीं चले तो वर्क डन कितना है? वो भी 0, क्योंकि 0,0 से पास हो रहा है. So when distance traveled is 0 units, work done is also 0 units. So these two are the answers. Question number 35. In a parallelogram ABCD, 2 points P
and Q are taken on diagonal BD such that DP is equal to BQ. Show that we have to show these 5 parts. The first one is triangle ACD is congruent to triangle CQB. इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में देखते हैं। सबसे पहले BQ एंड PD इक्वल गिवन है, राइट। साथ में गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मीन्स दिस साइड इज इक्वल टू दिस, BC इज इक्वल टू AD, राइट। अब दो साइड इक्वल मिल गई, अगर इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो जाए देन द ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ये से एंगल 1 एंड इनके बीच का इंक्लूडेड दिस से एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्या होगा, डेफिनेटली, क्यों, क्योंकि AD इज पैरेलल टू BC, therefore DB is the transversal and hence angle 1 and 2 are alternate, right? So by side angle side rule, triangle APD is congruent to triangle, अब correspondence ध्यान से, A किसके corresponding है, C, P corresponds to Q and B corresponds to B. So triangle APD is congruent to triangle CQB, right? So first part is done here. Next is AP is equal to CQ. अब AP CQ के equal क्या होगा, बिल्कुल होगा, because the triangles are congruent, therefore इनके corresponding parts AP is equal to CQ by CPCT, right? So second part is done here. Next is triangle AQB. AQB is congruent to triangle CPD. इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात करनी है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स में अगेन BQ is equal to PD given है and AB is equal to CD because opposite sides of parallelogram है। अगेन इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, so this is angle 3 and this is angle 4, ये भी क्या होंगे, इक्वल, क्यों, क्योंकि these two lines are parallel, therefore BB is a transversal and angle 3 और angle 4 क्या होंगे, alternate, ठीक है। तो अगेन बाय SAS रूल triangle AQB is congruent to AQB, किसके congruent है, CPD के, congruent to triangle CPD, right? So third part is done here. Next AQ is equal to CP. AQ CP के इक्वल होगा, अगेन AQ CP के इक्वल होगा, क्यों, because corresponding parts of congruent triangles are equal, so AQ is equal to CP by CPCT, ठीक है। तो fourth part is done here. Next is APCQ. APCQ is a parallelogram. क्या APCQ पैरेललोग्राम है, देखो अभी अभी प्रूव किया AP is equal to CQ, means these two sides are equal, and AQ is equal to CP, means these two sides are also equal. So if the opposite sides of a quadrilateral, both the pair of opposite sides of quadrilateral are equal, therefore APCQ is a parallelogram. So the fifth part is also done. Question number 36. A dome of a building is in the form of a hemisphere. From inside it was whitewashed at the cost of rupees 498.96. If the cost of whitewashing is rupees 2 per meter square, find the inside surface area of the dome and volume of air inside the dome, right? So एक बिल्डिंग है जिसका डोम हेमिस्फेरिकल शेप में है, ऐसा डोम है,
राइट. फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश्ड, अंदर से वाइट वॉश किया एट द गिवन कॉस्ट, एंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर. हमें फाइंड करना है इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डो. ठीक है, तो इनसाइड सरफेस एरिया पे ही वाइट वॉश हुआ है और उसकी कॉस्ट क्या है? ₹2 पर स्क्वायर मीटर, मतलब ₹2 में 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश किया. ठीक है, तो ₹498.96 में कितना वाइट वॉश करेंगे? कितना करेंगे? 1/2 into 498.96, which is 249.48 मीटर स्क्वायर. तो मतलब इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम इज 249.48 मीटर स्क्वायर. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. तो वॉल्यूम फाइंड करनी है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होती है? 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, तो अब उसके लिए तो आर मतलब रेडियस निकालना पड़ेगा. अब रेडियस कैसे निकालें भाई? हमें क्या पता है? सरफेस एरिया पता है हमें, ठीक है ना, इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम पता है, तो उसकी हेल्प से रेडियस निकाल लेते हैं. तो इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर, एंड इट इज गिवन टू बी 249.48. ठीक है, तो आर निकाला, यहाँ से क्या आएगा? 2 into 22/7 into आर स्क्वायर इज इक्वल टू 249.48. When you calculate r from here, r turns out to be 6.3 मीटर. ठीक है, तो अब रेडियस आ गया, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं. वॉल्यूम इज 2/3 into pi into r cube means 63/10, 63/10 into 63/10. ठीक है, तो काफी कुछ कैंसिल हो रहा है और कैंसिल करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अपॉन में 1000 है. सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस, आंसर टर्न्स आउट टू बी 523.908 मीटर क्यूब. So this is the volume of the dough. ठीक है, so the paper is done here. I hope you enjoyed it.